नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 6 जून 2024 और 6 जून 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे हाल ही में जारी हुई क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर चांग ई 6 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में, पूरे फैक्ट के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 6:30 पर ये लाइव क्लास आपको मिलती है, तो बढ़िया तरीके से आपको कंटिन्यू क्लास मिलती है और वही मैं करंट करवाता हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैसे तो अपने बात करें तो लगभग खूब सारा करंट बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं करंट के, लेकिन सभी अपने काम के नहीं है। अपने काम का वही है जो अपने एग्जाम के लिए जरूरी है, और वही मैं आपके लिए एग्जाम के लिए जरूरी है, वही मैं आपको करंट है करवाता हूं। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो 1 जून को सेवानिवृत्त होगी? तो रुचिरा कंबोज। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ? तो क्लाउडिया शिनबाम का। किसने 15वां यूईएफए चैंपियन लीग का खिताब जीता? रियल मैड्रिड ने। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन में निवेश किया और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी? तो वो बन चुकी है पीवी सिंधु। सांगरी ला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2 जून 2024 को किस देश में संपन्न हुआ? सिंगापुर में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विजय भारती साइनी को। किसने साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया? तो सेबी ने। हल्ला टॉम्सडोटिर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी? तो ये बन चुकी है आइसलैंड की। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। डेली आपको टेस्ट मिल रहा है और मई मंथ की आपको कल पीडीएफ मिल चुकी है। अभी मई मंथ की क्लास आपको मिल गई, मई मंथ का टेस्ट आपको मिल गया 4 पार्टों में, और कल आपको मई मंथ की पीडीएफ भी पूरे फैक्ट के साथ में पीडीएफ भी ऐप के अंदर मिल चुकी है। जो अपनी वार्षिक करंट है ना, इसके अंदर आपको डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ भी अपलोड हो चुकी है कल। तो बढ़िया तरीके से ये टेस्ट सीरीज आप ले लेना। इसके अलावा आरपीएससी आरएस उम्मीदवार ये टेस्ट सीरीज है और फर्स्ट ग्रेड वगैरह है, ये लास्ट 6 मंथ की मैंने क्लास दे रखी है और बढ़िया तरीके से आप ये ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, और आज की करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आज की क्लास में बड़े ही करंट के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में जारी हुई क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 कौन सा आईआईटी भारत में टॉप स्थान पर पहुंच चुका है? यानी कि जारी हो चुकी है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, ये रैंकिंग जारी हुई है और इसके अंदर कौन सा आईआईटी है जो भारत के अंदर सबसे टॉप पर पहुंच चुका है? तो वो है आईआईटी बॉम्बे। कौन सा है? हालांकि दुनिया के अंदर बात करें, अपने दुनिया के अंदर बात करें तो ये है 118वें स्थान पर है। दुनिया के अंदर है 118वें स्थान पर है, और भारत के अंदर सबसे टॉप पर बात करें तो भारत के अंदर ये सबसे टॉप पर है आईआईटी बॉम्बे। तो ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी हुई है, इसके अंदर आईआईटी बॉम्बे सबसे टॉप पर है। तो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग करने वाली संस्था है क्यूएस ने अपनी नई लिस्ट जारी कर दी। इस बार 61% भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार है हुआ है, यानी कि 61% भारतीय जो विश्वविद्यालय है उनकी रैंकिंग में सुधार हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग इस साल क्वाकवेरेली साइमेंट यानी कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 149वीं रैंक से बढ़कर डायरेक्ट वो 118वीं रैंक पर है आ चुकी है। यानी कि 2024 की बात करें ना, 2024 के अंदर ये 149वीं थी और अब ये 2025 के अंदर 118वीं रैंक पर है पहुंच गया। कौन सा? आईआईटी बॉम्बे। और दुनिया के अंदर सबसे टॉप पर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है एमआईटी, ये है अमेरिका के अंदर है और ये यूनिवर्सिटी है वो सबसे टॉप पर है। और अपनी भारत वाली याद रखना, वो है 118वें स्थान पर। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पाक सेट MM1 उपग्रह भेजा है? हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष के अंदर पाक सेट MM1 उपग्रह भेजा?
तो ये भेजा है चीन देश की मदद से। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, पाकिस्तान ने चीन की मदद से अंतरिक्ष के अंदर पाक सेट MM1 उपग्रह भेजा है। ठीक है, बढ़िया तरीके से याद रखना इसको। तो पाकिस्तान ने चीन की मदद से यह है तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए अंतरिक्ष में एक संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। तो ये किसके लिए है? ये है तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए उपग्रह लॉन्च किया गया। इसके साथ ही पाकिस्तान ने 1 महीने के भीतर अंतरिक्ष की कक्षा में दूसरा उपग्रह भेज दिया। यानी कि अब देखो, पाकिस्तान ने 1 महीने के भीतर ही ये दूसरा उपग्रह अंतरिक्ष में भेज दिया। इस बहु मिशन संचार उपग्रह को पाकसेट 11 यानी कि पाकसेट MM1 नाम दिया गया और इस उपग्रह को जीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। तो इसने चीन की मदद से इंटरनेट के अंदर तेज इंटरनेट को तेज करने के लिए इसने जो है अंतरिक्ष के अंदर एक संचार उपग्रह भेजा है। किसकी मदद से? चीन की मदद से। किसने? पाकिस्तान ने। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर चांग E6 मिशन को सफलतापूर्वक उतार दिया है? किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर चांग E6 मिशन को सफलतापूर्वक उतार दिया? तो चांग से पता चल रहा है किस देश ने? चीन देश ने। तो चीन ने E6 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। अब देखो पूरी डिटेल। अंतरिक्ष की दुनिया में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए चीन ने दूसरी बार चंद्रमा के सुदूर भाग पर अपना लैंडर उतार दिया, जिसका काम है सबसे पुराने चंद्र बेसिन से चट्टान के नमूने जुटाकर वापस पृथ्वी पर आना। इसका काम क्या होगा? जितने भी पुराने जो चंद्र बेसिन से चट्टान के जो नमूने ना, उसको इकट्ठे करके वो वापस पृथ्वी पर लाएगा। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने घोषणा कर दी कि चांग E6 लैंडर है वो 2 जून को बीजिंग के समय के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन के उत्तर पूर्वी हिस्से से सफलतापूर्वक उतर गया था। तो ये 2 जून को इसकी लैंडिंग हुई थी और ये बड़ा कामयाबी हासिल की है चीन ने। दूसरी बार उसने चंद्रमा के सुदूर भाग पर ये अपना लैंडर उतारा है। हाल में किसने वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया है? किसने वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया? तो वो किया है इसरो ने। किसने विकसित किया है? इसरो के द्वारा ये एक प्रवाह सॉफ्टवेयर है, वो इसरो ने इसको लॉन्च किया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। ये क्या करेगा? वायुगतिकीय डिजाइन है, उसको विश्लेषण करिए एक सॉफ्टवेयर है लॉन्च किया। तो इसरो ने अपने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के माध्यम से प्रवाह सॉफ्टवेयर प्रस्तुत किया है, जो एक कम्युनिकेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स के एक उपकरण है। ये एक प्रकार का क्या है? एक कम्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स एक उपकरण है। ये प्राविवाह एरोस्पेस वाहन एरोथर्मोडायनामिक विश्लेषण के लिए समानांतर RN रेंस सोल्वर का इसका संक्षिप्त नाम है रखा गया है। तो बढ़िया तरीके से इसको याद रखना, RN रेंस सोल्वर ये इसका संक्षिप्त नाम है। और इस सॉफ्टवेयर का जो है उपकरण ये किसने लॉन्च किया है? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल में किसने मिसेज के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो ये मिसेज फिल्म है, उसके लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है सान्या मल्होत्रा ने। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है सान्या मल्होत्रा और इन्होंने मिसेज फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है जीता। तो न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सान्या मल्होत्रा ने फिल्म मिसेज में अपने मनोरम प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतकर अपना नाम रोशन किया है। तो बस ये एक ही पॉइंट आपको याद रखना है। हाल में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसे मिला है? हाल में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है कृष्ण प्रकाश को। ऑप्शन नंबर डी किसको मिला है? कृष्ण प्रकाश है, उनको मिला है हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, मुंबई के ट्रस्ट के द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? कृष्ण प्रकाश को। तो प्रसिद्ध वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार कृष्ण प्रकाश को दिया गया है, जो मुंबई पुलिस की विशेष आतंकवाद विरोधी टीम और फोर्स 1 का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। इनको पुरस्कार मुंबई के बहुसांस्कृतिक सब में
राम सारस्वत श्री राम इवेंट में इनको ये पुरस्कार है दिया गया। तो ये विशेष आतंकवादी विरोधी टीम है, यानी कि फोर्स 1 का नेतृत्व करने वाले के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए इनको ये हिंदी साहित्य का भारतीय पुरस्कार दिया गया। किसको? कृष्ण प्रकाश को। हाल में कवि और नाटककार सिद्धलिंग पटानसेट्टी को गुडलेपा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है। इनका संबंध किस राज्य से है? सबसे पहले आपको याद रखना है, एक कवि और नाटककार है जिनका नाम है सिद्धलिंग पटानसेट्टी। तो ये है सिद्धलिंग पटानसेट्टी और इनको मिला है गुडलेपा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 इन्होंने जीता है और इनका संबंध है कर्नाटक राज्य से, यानी कि कर्नाटक के रहने वाले हैं और इन्होंने गुडलेपा हल्लीकेरी पुरस्कार जीता। किसने? सिद्धलिंग पटानसेट्टी जीता है। कवि और नाटककार सिद्धलिंग पटानसेट्टी को गुडलेपा हल्लीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन होरिसिटी हावेरी जिला कर्नाटक द्वारा 2024 का इनको गुडलेपा हल्लीकेरी पुरस्कार के लिए चुना गया। यह 19वां पुरस्कार है और यह 6 जून को गुडलेपा हल्लीकेरी की जयंती के उपलक्ष्य में इनको प्रदान किया जाएगा, यानी कि आज 6 जून को इनको यह पुरस्कार मिलेगा। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गुडलेपा हल्लीकेरी कर्नाटक राज्य के हावेरी जिले के होरा सिटी के मूल निवासी रहने वाले, इनका संबंध है कर्नाटक राज्य से। हाल में हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 हुआ है जाम्बिया के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहां पर आयोजन किया गया? जाम्बिया के अंदर इसका आयोजन किया गया, यानी कि जाम्बिया में पहला ये काजा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ। तो हाल में कावांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र है काजा टीएफ का के वर्ष 2024 का राष्ट्र अध्यक्ष शिखर सम्मेलन लिविंगस्टोन जाम्बिया के अंदर इसका आयोजन हुआ, जहां सदस्य राज्यों ने वन्य जीव और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन से बाहर होने के अपने आह्वान को दोहराया है। तो बढ़िया तरीके से याद रखना, सिटीज यानी कि अपने सेंट्रल सिटीज यानी कि कन्वेंशन से बाहर होने के लिए अपने आह्वान को हराया। तो याद रखना इसको, जो ये राष्ट्राध्यक्ष है कावांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र का जो सम्मेलन है वो लिविंगस्टोन जाम्बिया के अंदर इसका आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किससे मिला है? वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किससे मिला? तो ये मिला है सिंगापुर देश से। ये आर्थिक समीक्षा का आपके लिए क्वेश्चन है, बड़ा गजब का। तो 2023-24 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई फंड मिला है किस देश से? सिंगापुर से मिला है। तो 2023-24 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, तो ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है एफडीआई में लगभग 3.5% की मामूली गिरावट देखेगी, जिसका कारण है वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं मानेगी। और इसके अंदर 31.55 की गिरावट के साथ 11.70 बिलियन डॉलर होने के बावजूद भारत है वो सिंगापुर के निवेश के लिए शीर्ष गंतव्य बना हुआ है। तो ये बढ़िया तरीके से याद रखना, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सर्वाधिक जो शीर्ष गंतव्य है वो भारत के लिए सिंगापुर देश है बना हुआ है। हाल में किसने सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च किया है? हाल में किसने सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च किया? तो वो किया है अशोक लेलैंड ने। ऑप्शन नंबर डी, ये देखो तस्वीर में आप है, अशोक लेलैंड ने सारथी सुरक्षा पॉलिसी बीमा लॉन्च किया है, यानी कि परिवार के लिए उन्होंने अशोक लेलैंड ने सारथी सुरक्षा पॉलिसी उन्होंने लॉन्च किया है। अब इसका मतलब क्या होता है? अशोक लेलैंड ये हिंदुजा ग्रुप का एक भारतीय प्रमुख और देश के प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माताओं में से एक है और इसने सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च की। यह एक व्यापक बीमा पॉलिसी है जो ड्राइवर समुदाय की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। तो ये स्पेशल एक वाणिज्यिक वाहनों के लिए कंपनी है ये अशोक लेलैंड है और इसने एक बीमा लॉन्च किया जो क्या करेगा, वो ड्राइवर है उनके समुदायों की सुरक्षा के लिए उनके लिए जो व्यापक बीमा पॉलिसी है वो लॉन्च की गई है। हाल में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का बनाया गया? तो ये आपको सभी को पता है 5 जून को बनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अब मेन मुख्य आपको इसकी थीम याद रखनी है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अब की बार थीम याद रखना, भूमि पुनर्स्थापन
मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन है, जिसके अंतर्गत नारा है हमारी भूमि हमारा विषय हम हैं ग्रेजुएशन। तो ये आपको याद रखना है। हाँ, नारा है हमारी भूमि हमारा विषय। तो ये अब की बार इसकी थीम रही है। सऊदी अरब किंगडम 2024 विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक उत्सवों की मेजबानी भी करेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सऊदी अरब ना वो 2024 के अंदर विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक उत्सवों की मेजबानी करेगा। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि की 30वीं वर्षगांठ के रूप में अपना महत्वपूर्ण क्षण ये माना गया है। तो ये बड़ा गजब का है। इसकी थीम आपको याद रखना। और मेजबानी कौन करेगा इसकी? सऊदी अरब। फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता नोकिया ने किसे समझौता किया है? हाल ही में फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता नोकिया ने किसके साथ समझौता किया? वो किया है गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। यानी कि 5G वगैरह 6G वगैरह है, उसके लिए दूरसंचार नेटवर्क से संबंधित है, जो गुजरात के अंदर है वडोदरा में गति शक्ति विश्वविद्यालय, इसके साथ इसने नोकिया ने समझौता किया है। किसके लिए? दूरसंचार है उपकरण के लिए। देखो, फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता कंपनी नोकिया ने परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में 5G और 6G संचार से संबंधित संयुक्त अनुसंधान के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया। GSLV यानी कि गति शक्ति विश्वविद्यालय रेल मंत्रालय के तहत है और इसके कुलाधिपति रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और इसी तरह याद रखना है इसने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया। हाल में गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सुशील कुमार सिंह को। ऑप्शन नंबर 1 है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये सुशील कुमार सिंह है और ये अब गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया। तो 1993 बैच के भारतीय रेलवे यांत्रिक इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारी हैं सुशील कुमार सिंह। इनको गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देश के सबसे बड़े राज्य स्वामित्व वाले बंदरगाहों में से एक दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट है। सिंह के नेतृत्व में रहेगा जब तक कि वह जनवरी 2027 में सेवानिवृत्त नहीं हो जाते। इनका कार्यकाल जनवरी 2027 तक रहेगा। तो सुशील कुमार सिंह को गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया। आज क्वेश्चन लगभग 12 से 13 क्वेश्चन थे, इसलिए हो सकता है ये क्लास 2 या 3 मिनट आपके लिए लंबी हो सकती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने? तो राकेश रंजन बन चुके हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। भारतीय वायुसेना और नौसेना ने 2 सप्ताहीय बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास रेड फ्लैग कहाँ आयोजित किया? न्यूयॉर्क, शिकागो, अलास्का, होनोलुलु। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना और बढ़िया तरीके से LDC CET का स्पेशल आपको करंट अफेयर्स दिया जा रहा है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।